हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर 2023 का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है। अब आप जानते हो, देखो इस साल ना G20 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और G20 की आप थीम भी जानते हो, वो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बेसिकली जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है ना, कि द अर्थ इज वन फैमिली, उसी के साथ रिलेट किया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब यहाँ पर इस जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था, यहाँ पर हमें 68 कंट्रीज के द्वारा 125 काइट फ्लायर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो इसी थीम के बेसिस के ऊपर ना ये चीज यहाँ पे डिराइव करी गई है। आप जानते भी हो गुजरात के अंदर हमें उत्तरायण का फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें उसी डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं। तो आप देख सकते हो कि काइट जैसी चीज को हम कैसे डिप्लोमेसी के साथ यहाँ पर रिलेट करता हुआ हम पा सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एवियन फ्लू। अब जब हम बात करते हैं एवियन की, इसका मीनिंग होता है बर्ड से रिलेटेड। कोई भी चीज बर्ड से रिलेटेड होती है ना, तो उसको हम एवियन बोल सकते हैं। अभी जो कर्नाटका सॉरी केरला का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट किया है कि थोड़ा अलर्ट पे रहें। क्यों? क्योंकि काफी सारी जगह पे ना एवियन फ्लू, जिसको हम बर्ड फ्लू नहीं बोलते, तो बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी ध्यान से समझना, दरअसल में होता क्या है, बर्ड फ्लू एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर टाइप ए वायरस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। कहीं पे कम होता है, कहीं जगह ज्यादा होता है। तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझने की कोशिश करना। एक होता है एच, एक होता है एन। एच क्या होता है? हीमाग्लूटिनिन। और एन क्या होता है? न्यूरामिनिडेस। दरअसल में कुछ नहीं है, ये प्रोटीन्स होते हैं। जो वायरस की मैं बात करता हूँ ना, जो बर्ड फ्लू की मैंने बात करी, तो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को दो पर्टिकुलर प्रोटीन्स, उनके जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं H5N1 की। यहां पर H5 का मीनिंग क्या है? ये जो H है इसका मीनिंग है हेमाग्लूटिनिन, और N का मीनिंग क्या है? न्यूरामिनिडेस। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे H5N1 हो गया, H7N2 हो गया, H9N6। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर आपको H और N का मीनिंग यहाँ पर पता लग गया होगा। टोटल 18 H टाइप होते हैं और 11 N सब टाइप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी समझने वाली ये बात है कि जनरली होता क्या है, बर्ड फ्लू के जो वायरस हैं वो ह्यूमंस को जनरली इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट कर ही नहीं सकते, पर जनरली नहीं करते। कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं जहां ह्यूमन के अंदर भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देते हैं तो कुछ कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर समय के ऊपर हम इसकी ट्रीटमेंट ले लें, जैसे एंटीवायरल ट्रीटमेंट होती है, तो अच्छे से हम इससे रिकवर हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे H5N1 है, ये किससे रिलेट करता है? एवियन फ्लू से। इसी तरह से ना एक 2015 में क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन देखो क्या था। उस टाइम H1N1 वायरस की बात बहुत चल रही थी न्यूज के अंदर, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब आई एम वेरी श्योर अब आप H और N का मीनिंग यहाँ पर जानते हो कि H और N यहाँ पर क्या डिनोट करते हैं। तो ये जो H1N1 की हम बात करते हैं ना, ये बात करते हैं किसकी? स्वाइन फ्लू की। स्वाइन क्या होता है? बेसिकली जो पिग से स्टार्ट हुआ ना, उसकी बात हो रही है। तो H1N1 ये वायरस स्टेन है। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की मैं बात कर रहा था ना, उसी का ही ये एक सब टाइप हमें देखने को मिल जाएगा। काफी उस टाइम पे खतरनाक था, काफी कम्युनिकेबल हमें देखने को मिला था। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि H1N1 वायरस किससे रिलेट करता है? स्वाइन फ्लू से, जो कहां से स्टार्ट हुआ था? पिग्स से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखो आप लोगों ने ना बहुत बार अपने मान लो आपके पास एसी है, कोई एयर कंडीशनर है, तो उससे ऊपर का कई बार देखा होगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये सारी चीजें आपने वेरी श्योर कभी नोट करी होंगी। अब जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं, उसके ऊपर भी ये चीजें मैंडेटरी हो गई हैं कि उसके ऊपर भी हमें ये चीजें लगानी पड़ेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1। बेसिकली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऐसा किसने बोला है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो गाइडलाइंस है ना, BEE की जो गाइडलाइंस है, उस हिसाब से सीलिंग फैंस के ऊपर भी मैंडेटरी हो गया है कि वहां पे भी स्टार लेबलिंग हो कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, या कितने स्टार का है। अब इस वजह से हुआ क्या है, क्योंकि हर पर्टिकुलर सीलिंग फैन पे ये लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से सीलिंग फैंस के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा, सारी चीजें कॉस्ट इनकर होती है ना इस चीज के अंदर। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। ये आपने कभी सोचा है कि सर स्टार का मीनिंग क्या होता है? कई बार हम बात नहीं करते कि अच्छा ये 5 स्टार एसी है, तो आप बड़ा खुश होते हो कि बहुत अच्छा एसी है।
दरअसल में होता क्या है कि जो 5 स्टार एसीज है ना, या फिर 5 स्टार जो चीजें होती हैं, वहां एनर्जी बचती है, आपका बिजली का जो बिल होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सीलिंग फैंस के केस में बात करें तो नियरली 50% आपका सीलिंग का बिजली का बिल बच सकता है, अगर आपके जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर 5 स्टार लगा हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। दरअसल ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मैंने आपसे डिस्कस किया था। स्टेचुटरी मतलब एक लॉ से बनी हुई बॉडी है। किस लॉ के अंदर? इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उसके अंतर्गत ये बॉडी बनी और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1 मार्च 2002 के टाइम पर। तो ये जो स्टार कितने लगने हैं ये इसी के BEE का ही है, और ये BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, और डिफरेंट पॉलिसीज हो गया, क्या स्ट्रेटेजीज दिखानी है, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसका एक काम क्या है? इसका काम है एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना। ध्यान से समझना, एनर्जी इंटेंसिटी को ज्यादा नहीं करना, कम करना है। दरअसल में होता क्या है एनर्जी इंटेंसिटी का मीनिंग, कि आप एनर्जी को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो या आप कितनी इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, अगर आपने 1 यूनिट ऑफ जीडीपी लेकर आना है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट लेकर आना है, उसके लिए आपकी कितनी एनर्जी लग रही है? अगर मान लो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है 1 यूनिट जीडीपी का आउटपुट देने के लिए, तो आप क्या हुए? इनएफिशिएंट। ऑन द अदर हैंड, आपको 1 यूनिट आउटपुट जीडीपी का निकालने के लिए अगर एनर्जी कम लग रही है, तो वो क्या हुए? आप ज्यादा एफिशिएंट हुए। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी इंटेंसिटी। अगर एनर्जी इंटेंसिटी कम होगी, मीनिंग हम कम एनर्जी यूज करते हुए जीडीपी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एनर्जी इंटेंसिटी को हम कम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक गोल आप मान सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके अप्लाइंसेस हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर की बात कर लो, लैंप्स की बात कर लो, एसीज की बात कर लो, तो ये सारी गीजर वगैरह, ये सारी चीजों के ऊपर मैंडेटरी हमें देखने को मिल जाता है। अभी किसके ऊपर कर दिया गया है? सीलिंग फैंस के ऊपर भी। 2016 में इसी के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पर देखो, इन्होंने ये नहीं बात करी कि मैंडेटरी किसके ऊपर है, ऐसा नहीं पूछा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि किसके ऊपर आपको मिल सकता है, ये वाला जो स्टार वाली लेबलिंग होती है, किसके ऊपर मिल सकती है। तो मिल तो देखो सभी के ऊपर सकती है, ठीक है, सीलिंग फैंस हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, लैंप्स, इन सभी के ऊपर मिल सकती थी। अभी मैंडेटरी किसके लिए कर दिया गया है? सीलिंग फैंस। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी भी हो चुका है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यू कैन फाइंड। तो डेफिनेटली इनके ऊपर पहले भी हम फाइंड तो कर ही सकते थे, बस मैंडेटरी अब हुआ है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वुमेन यूएन पीस कीपर्स। यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर आप जानते हो, देखो मान एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो किसी जगह ना काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, काफी वहां पे सिचुएशन खराब है, तो वहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को हम कैसे पीस के अंदर लेकर आ सकते हैं, ये रोल होता है यूएन पीस कीपर्स का। अब इंडिया की तरफ से ना सबसे बड़ा यूनिट वुमेन पीस कीपर का जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम कहां पर इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, मैं आपको मैप में लेके चलता हूं। ये है एबे टाउन के अंदर। दरअसल में यहाँ पे आप इमेज के अंदर नोटिस कीजिए, ये है एबे एरिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप जानते हो जो सूडान हो गया और साउथ सूडान का जो एरिया यहाँ पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर एरिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। इसका बॉर्डर है दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में, और दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हमारे जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो जा रहे हैं ताकि यहाँ पर कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर पाए, कुछ असिस्टेंस दे पाए, और यहाँ पर पीस कैसे स्टैब्लिश करना है उसकी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, इन्होंने जो ब्लू हेलमेट्स पहने हैं ना, इसी वजह से इनको कई बार हम ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इंडिया देखो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग जो जाते हैं उसमें से इंडिया टॉप पर ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो यूएन ने जो अपने पीस कीपिंग के मिशन थे इनको स्टार्ट किया था 1948 के अंदर, तब वेस्ट एशिया के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली थी। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है ये एक तरह का ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेघालय लिविंग रूट ब्रिज। अब यहाँ पर इमेज के अंदर नोटिस कीजिए, ये आपको ब्रिज दिख रहा है, पर ये ब्रिज हमने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया। दरअसल में है क्या ना, ये जो पेड़ है यहाँ पे, ये पेड़ों की वजह से ही एक तरह से ब्रिज बन गया। इनकी जो रूट्स है, इनकी जो जड़ें हैं, वो इतनी ज्यादा इस तरह से फैल गई हैं, उससे ब्रिज बन गया है। मेघालय के अंदर अगर आप में से किसी ने विजिट किया होगा ना, तो आई एम वेरी श्योर आप सभी जानते होंगे लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये लिविंग रूट ब्रिज का मीनिंग यही है कि धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ों की जड़ें इस तरह से मूव होंगी एंड उस हिसाब से ओवर द टाइम ये मजबूत होती रहती हैं। फिर इस ब्रिज के थ्रू आप क्रॉस कर सकते हो, वरना इस नदी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है ना। तो अब ये ब्रिज बन गया तो आसानी से आप इस नदी को क्रॉस कर लोगे। मेघालय के अंदर बहुत सारे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अभी देखो इसी के रिगार्डिंग थोड़ी न्यूज थी, ठीक है, आप इसका लोकल नेम भी यहाँ पर देख सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के टाइम पर अभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता, पर किसके ऊपर आता है? टेंटेटिव लिस्ट, मतलब
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है, पर आज के टाइम पर नहीं है, ये ध्यान में देना, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट पे है, वैसे अभी करंटली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कई कई देखो ब्रिजेस इतने भी होते हैं कि कई सालों पुराने, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कौन से स्टेट के अंदर? मेघालय के अंदर। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे, ठीक है ना, एक तरह से इस पर्टिकुलर रबर फैक्ट्री के आपको ये नोटिस करने को मिल जाएंगे, इनके जो रूट्स हैं ओवर द टाइम ये मूव होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और स्ट्रेंथन भी होते रहते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी यूपीएससी में ना, देखो जो करंट अफेयर से लिंक्ड है ना, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से समझा होगा। जैसे अगर मान लो लिविंग रूट ब्रिज पढ़ लिया तो मेघालय के साथ अच्छे से लिंक कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा एक बर्ड नहीं है। तो हो सकता है, देखो कई बार ना हमें चीजें नहीं पता होती या फिर हमने एक एनवायरमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा होता, बट काफी बार ना करंट अफेयर्स हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप ये नोटिस कर रहे हो, ये देखो ये न्यूज कब की है, 3 अगस्त 2022 की। ये न्यूज कब की है, 4 जनवरी 2021 की। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, 11 अक्टूबर 2021। तो इस तरह से बार बार ना, अगर आपने कभी बस इनको अपनी आंखों के सामने से भी ले गए होंगे तो आप जानते होंगे गोल्डन मशीर के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो। तो बार बार ना गोल्डन मशीर हो गया या फिर जो दूसरी फिश है दैट इज ब्लू फिन्ड मशीर, इनके बारे में अक्सर जिक्र होता रहता है। तो दरअसल में जो गोल्डन मशीर है ये भैया बर्ड तो नहीं है, ये क्या है, ये एक फिश है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको फिशेस, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइबकर अमंग द फिशेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो गोल्डन मशीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या है, ये एक फिश होती है। तो ध्यान क्या देना है, कई बार ना कुछ बिल्कुल न्यूज बिल्कुल बेसिक भी पता हो, उसके बेसिस पे भी हमें आंसर करने में इजी हो जाती है, बिल्कुल करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। देखो अभी अभी क्या हुआ है ना, आरबीआई ने जो एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी करके नेटवर्क बनाने की बात थी, उसके लिए अभी थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने कभी एनपीसीआई विजिट किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो एनपीसीआई के ना बहुत सारे काम हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो जैसे आपके एटीएम्स है, तो एटीएम्स ना इसके अंदर आते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के अंदर। उसी तरह से इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस के बारे में आप जानते होंगे, भीम के बारे में आप जानते होंगे, रुपए कार्ड के बारे में जानते होंगे, यूपीआई तो हम इतनी सारी चीजें यूज करते ही हैं, ठीक है ना। तो यूपीआई तो आजकल आप डेफिनेटली एक दूसरे को पैसे भेजते होंगे। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। उसी तरह से इसके ऊपर आप देख सकते हो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया। आप अपनी गाड़ियों का फास्टैग यूज करते होंगे। ये सारे अलग अलग काम, या फिर ई रूपी भी आप जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह से काम हैं जो एनपीसीआई के द्वारा किए जाते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई सर बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होगी, बिल्कुल। पर एनपीसीआई ना सिर्फ इकलौती ऐसी बॉडी है। तो कई बार क्या होता है ना, जब एक पर्टिकुलर स्फेयर के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी काम कर रही होती है, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, तो उसको कुछ कभी कंपटीशन नहीं मिलता। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि हम ना एक और एनपीसीआई, तो चलो हमारे पास एक बॉडी है डेफिनेटली, इसके साथ ही ना इसके कॉम्पिटिटर बनाते हैं। और उस कॉम्पिटिटर का नाम क्या रखा, उस कॉम्पिटिटर का नाम रखा एनयूई, दैट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। ये एक तरह की क्या होगी, नॉन प्रॉफिट एंटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो एनयूई कल को कुछ प्रॉफिट कमाता भी है, तो प्रॉफिट का ना किसी को बांटा नहीं जाएगा, वो कंपनी के अंदर वापस लग जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अब यहां पर एटीएम्स हो गया, व्हाइट लेबल जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती हैं, आधार बेस्ड पेमेंट, रेमिटेंसेस हो गया, यहां पर आपस में ये कैसे कंपीट कर सकते हैं। एक तरह का जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई का एक तरह का ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हम कैसे लेकर आ सकते हैं, एनपीसीआई की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए एक तरह की एंटिटी बनाई जा रही है, दैट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। देखो यहाँ पर फर्दर और डिटेल्स भी दे रखी हैं, बट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, जितना आप यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप लाइन टू लाइन नहीं करते, बीच में एक आधी लाइन आप मिस कर देते हो। देखो उसका रीजन बड़ा सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पर 4 लाइनें लिखी हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों की चारों लाइनें इंपॉर्टेंट है। उसमें से हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लाइंस इंपॉर्टेंट हो, जो इंपॉर्टेंट वाली लाइंस होती है मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो एंटिटी बनेगी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, वो भी एक तरह से हम मान सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनेगी। एनपीसीआई का जो एक तरह कॉम्पिटिटर आप मान सकते हो। बाकी यहाँ पर ना ये शेयर होल्डिंग लिखी हुई, कितने पर्टिकुलर कौन से पास होगा, उतना डिटेल हमें नहीं याद रखना, ठीक है। तो आपको मेजर यही याद रखना है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी आखिर काम क्या करने वाली है, और वो हम समझ गए हैं कि किस तरह से ये एक तरह से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक तरह का कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट करेगी, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ बात करी गई है मणिपुरी संकीर्तना के बारे में। तो देखो मणिपुरी संकीर्तना का अगर आपने कभी दिमाग में अपनी पिक्चर इमेजिन करी होगी तो आप इसका आसानी से आंसर कर दोगे, ठीक है। मैं आपको पहले पिक्चर ही दिखा देता हूँ। देखो ये है, होता है मणिपुरी संकीर्तना। यहाँ पर क्या होता है, जो भगवान कृष्ण है, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण है, उनकी लाइफ से रिगार्डिंग अलग अलग चीजों को नरेट किया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हो, सॉन्ग्स हो गया, डांस हो गया, ये सारी चीजें परफॉर्म करी जाती हैं। उसके साथ ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, इनको दरअसल में सिंबल्स बोला जाता है, ठीक है ना।
CYMBL, और साथ ही साथ यहाँ आप ढोल वगैरह भी देख सकते हो, ड्रम्स वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को आप डेफिनेटली पढ़ो भी, पर थोड़ी थोड़ी अगर आपने कभी गूगल के ऊपर पिक्चर्स देखी होंगी ना, तो कई बार लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीजें ध्यान में रह जाती हैं। और इसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ठीक है, मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है। ये लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है, बिल्कुल। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे यूपीएससी ने आपको थोड़ा हिंट भी दिया कि यहाँ पर सिर्फ इस परफॉर्मेंस के अंदर सिर्फ इनको यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप हमें ड्रम्स भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो काफी बार ना यूपीएससी इस तरह की चीजें आपको ओनली वर्ड दे देगा, तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने की यहाँ पे कोशिश करी गई थी, पर आप जान चुके हैं कि भैया सेकंड तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने ध्यान में रखा करो। जो नॉलेज होना एक अच्छी बात है, ठीक है, पर नॉलेज के साथ साथ पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स, कि पेपर को आखिर अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रीलिम्स को कैसे देना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, ये आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी आज के ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 में आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसका आंसर ट्रू है, किसका आंसर फॉल्स है, तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट कीजिए। इसके साथ ही जो पिछले सैटरडे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके मैं आंसर्स बता देता हूँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आती है? द आंसर इज नो। ये आती है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तो क्या ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर आता है? बिल्कुल, ये बात ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पर्पल फेस्ट के रिगार्डिंग, तो देखो पर्पल फेस्ट किसके रिगार्डिंग था? इंक्लूजन के रिगार्डिंग था। ठीक है ना, जो हमने बात करी थी ना कि जो डिसेबिलिटी वगैरह जो है ना, तो उसको कैसे हम इंक्लूजन लेकर आ पाए, हमें गोवा में ये पर्पल फेस्ट हमें देखने को मिलता था, तो ये स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स हो जाती है। प्रज्वला चैलेंज, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था, ये है चाइल्ड लेबर से? नहीं, ये तो है रूरल इकोनॉमी से सर लिंक्ड है, उनका रूरल इकोनॉमी का हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उससे लिंक्ड है। पांचवा मैंने पूछा था एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, क्या ये सीसीईए रिकमेंड कर सकता है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। दरअसल में रिकमेंड किया जाता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, और फाइनली फिर जो फिक्स किया जाता है, जो फाइनल एक तरह से डिसीजन लिया जाता है, वो लेता है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आपको ध्यान में ये भी देना होता है कि रिकमेंड पूछ रहा है या फिर वो क्या पूछ रहा है, क्या वो फिक्स पूछ रहा है। यहां पूछा था रिकमेंड, तो आएगा क्या? CACP। राइट, तो ये हो गए पिछले सैटरडे वाले आंसर्स। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप इससे टेलीग्राम से वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी इस प्रिपरेशन को और भी साथ में बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, अपने एंड पे आज तरह आप भी हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।